आशुतोष गरेवाल जी का घर है। हाँ, आप कौन है? वो आपके पति है ना? हाँ, पर आप कौन है? जी, आपको कुछ बताना है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई लड़ाइयां लड़ते हैं, कभी दुनिया से, कभी अपनों से, कभी हादसों से, तो कभी हालात से। पर कोशिश हमेशा यही होती है कि हम लड़ाई जीतें, लेकिन हर लड़ाई की अपनी एक कीमत होती है और वो चुकानी भी पड़ती है। और हार की चुभन भी जीने नहीं देती। लेकिन इन लड़ाइयों में सबसे मुश्किल लड़ाई होती है अपने आप से, अपने विवेक से, अपनी अंतरात्मा से। जिंदगी में अक्सर हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, हम एक को चुनते हैं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि जो रास्ता हमने चुना है वो सही है या गलत? सर, ये मेरी मंगेतर सायरा की फोटो है। अचानक से लापता हो गई सर। कुछ दिन पहले ही हमारी सगाई हुई थी। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी सायरा से? सर, 1 महीने पहले, जब वो अपनी कजिन सिस्टर की शादी में जा रही थी। उसने कहा था कि कुछ दिनों में लौट आएगी, पर अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। मैंने कई बार उसका मोबाइल ट्राई किया, पर वो भी स्विच ऑफ आ रहा है। और सर, जानबूझकर वो कभी अपनी क्लास नहीं मिस करती थी। क्लास? कौन सी क्लास? सर, मेरा एक छोटा सा सेल्स एंड मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। सर, मुझे पूरा शक है कि ये सारा किया करा है उसके माँ बाप का ही है। मुझे डर है कि उसके माँ बाप ने सायरा के साथ जरूर कुछ किया है। सर, आप प्लीज कुछ कीजिए। क्यों? सायरा के माँ बाप को तुम्हारा रिश्ता मंजूर नहीं था? एक्चुअली सर, हमारा इंटर रिलीजियस रिलेशनशिप है। उसके घर वाले कभी नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो। सर, फोटो के पीछे उसके घर का एड्रेस है। आप प्लीज एक बार चेक करिए सर। जरूर उसके माँ बाप ने उसे घर में कैद करके रखा होगा। आप एक बार सर देखिए प्लीज। सायरा? कौन सायरा साहब? मेरी बेटी? सर, मेरी तो कोई बेटी है ही नहीं। मेरा एक ही बेटा है, रहमान, और वो स्कूल गया है। क्या बात कर रही हैं आप? मैंने खुद सायरा को यहीं ड्रॉप किया था और मैंने खुद सायरा को इस औरत से बात करते हुए देखा था। हाँ साहब, एक बार आई तो थी और इसने कहा था इसे बाथरूम जाना है। मैंने इसे घर के अंदर ले लिया, पर नाम तो मैंने नहीं पूछा साहब। पर थी वो यही लड़की साहब। देखा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, झूठी है वो, झूठ बोल रही है तुमसे। लेकिन तुम हो कि मेरी बात पे तो भरोसा करते ही नहीं हो। नहीं मिली ना आखिरकार वो तुम्हें। माँ प्लीज। शांतनु, तुम अपनी माँ को तो चुप करवा सकते हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सायरा तुमसे झूठ बोल रही थी। पर वो झूठ क्यों बोलेगी सर? अब इसका जवाब तो वही देगी। एक बात बताओ, तुम सायरा से पहली बार कहाँ मिले थे? दिसंबर महीने में सर, जब पहली बार वो मेरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आई थी। जब पहली बार देखा था उसे, तभी उस पर नजर रुक सी गई थी। कुछ तो बात थी उसमें। वो सारी लड़कियों से लगती सर। हो सकता है तुम्हें बेवकूफ बना के तुमसे कुछ पैसे ऐंठना चाहती हो। कैसी बातें कर रहे हैं सर? वो तो मुझसे 1 रुपए की भी हेल्प नहीं लेती थी। अगर वो चाहती ना, तो मैं उसे बड़े से बड़े होटल या रेस्टोरेंट में लेके जा सकता था। पर वो थे कि उसे तो बस रोड किनारे की 5 रुपए की चाय से ही खुशी मिल जाती थी। सर, सायरा एक सुलझी हुई बहुत ही सीधी सादी लड़की है। मुझे डर है कि जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। ठीक है, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। कुछ पता चलेगा तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर, अगर लड़की सचमुच इतनी सीधी सादी है और उसने पैसे के लिए शांतनु को नहीं फंसाया, तो उसने झूठ क्यों बोला और अचानक गायब कहाँ हो गई? कहाँ हो सकती वो? सर, सायरा के फोन रिकॉर्ड से पता चला है कि उसकी लास्ट लोकेशन अशोकनगर मार्केट के पास थी 1 महीने पहले। वो रोज वहां जाती थी। हो सकता है आसपास ही कहीं रहती हो। चलो चेक करते हैं। तो पूरे एरिया में सर्च करो। भाई सुनो, इस मैडम को कहीं देखा? साहब, ये तो 5 नंबर वाली भाभी जी हैं।
कई बार सब्जी दी है इनके घर। कहाँ पड़ेगा ये 5 नंबर? सर आगे से दाएं। जी साहब। ये यहीं रहती हैं? जी साहब, ये हमारी मेम साहब है। क्या हुआ सर? सर ये चित्रा के फोटो आप लोगों के पास? चित्रा? इसका नाम चित्रा है? जी हाँ सर, मेरी बीवी है ये। मेरी बीवी जैसे दिखने वाली औरत जिसका नाम सायरा है और वो गायब है, और तो और उसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी है। ये कैसे हो सकता है सर? पर सच तो यह है कि ये सायरा है, शांतनु की मंगेतर। आपकी बीवी का है, बुलाइए उसको, अभी सब क्लियर हो जाएगा। सर वो आर्ट ऑफ हीलिंग सेंटर में योगा का कोर्स कर रही है और वहाँ पर फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है, सो उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पाएगा। तुम्हारी शादी कब हुई चित्रा से? सर 1 साल पहले। आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा ना? ये देखिए हमारी शादी की फोटो। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जिस लड़की की आप तलाश कर रहे हैं वो कोई और है। सर अगर आपको चित्रा से मिलना है तो आप हीलिंग सेंटर में जाकर मिल लीजिए, वो आपको वहीं मिलेगी। सुमित, हमने कंफर्म किया है तुम्हारी वाइफ का नाम आर्ट ऑफ हीलिंग सेंटर में रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो वहां नहीं है। तुम्हारी वाइफ चित्रा के पेरेंट्स कहाँ हैं? कहीं वो बिना बताए मायके तो नहीं चली गई? सर उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अनाथ है। तुम्हारी पहली बार मुलाकात कहाँ हुई थी चित्रा से? सर नोएडा की एक न्यू ईयर पार्टी में। सर जब उस लड़की को देखा तो उससे नजर हट ही नहीं रही थी, ऐसा लगा कि जिंदगी अपने उफान पे है। सर वो लड़की बिल्कुल अलग थी सब लड़कियों से। शांतनु का भी यही कहना है सायरा के बारे में। सर सायरा कोई और लड़की होगी, वो मेरी चित्रा नहीं है, क्योंकि मेरी चित्रा ऐसी हो ही नहीं सकती। वो मुझसे झूठ बोलकर किसी से रिलेशन बना ही नहीं सकती सर, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। और सर मुझे लग रहा है कि मेरी चित्रा किसी मुसीबत में है। सर प्लीज प्लीज आप कुछ करिए सर। सर ढूंढिए आप उसे प्लीज। लगता है इस लड़की ने दोनों को उल्लू बनाया है। और मजे की बात यह है गौतम कि इन दोनों लड़कों पर उस लड़की का ऐसा जादू है कि उसके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। एक काम करो, चित्रा के फोन रिकॉर्ड्स निकालो। सायरा की लास्ट नोन लोकेशन अशोकनगर थी, देखते हैं उस वक्त चित्रा कहाँ थी। तुम्हारी चित्रा और तुम्हारी सायरा, ये हैं दोनों के फोन रिकॉर्ड्स। और लोकेशन ट्रेस करने के बाद ये पता चला है कि पिछले 4 महीनों से दोनों के नंबर्स एक ही लोकेशन पर साथ साथ रहते थे। खोलो इसे। 13 जनवरी, लोकेशन सिविल लाइंस, शांतनु तुम्हारा घर, और वहां से दोनों नंबर्स एक साथ अशोकनगर जाते थे। इसका मतलब है दोनों नंबर्स एक ही इंसान के पास थे। चित्रा और सायरा एक ही इंसान है। आपको एक गुड न्यूज़ देनी है, और वो ये है कि 1 महीने का टारगेट हमने टाइम से पहले ही अचीव कर लिया है। और ये सब कुछ हुआ है हमारी नई सेल्स गर्ल बुलबुल श्रीवास्तव की वजह से। कॉन्ग्रेचुलेशंस बुल। थैंक यू सर। इसका मतलब धोखा दे रही थी वो मुझे इस आदमी के साथ मिलकर, या शायद वो तुझ जैसे घटिया आदमी के साथ खुश नहीं थी। ए, जबान संभाल कर बात कर वरना निकाल कर फेंक दूंगा। चुप बैठ। बीवी है वो मेरी। आवाज नीचे कर। तुम आवाज नीचे करो। पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं है। जा सकते हो दोनों। एक काम करो, इन दोनों की पूरी कुंडली निकालो। सर। श्याम। हाँ बोलो भैया, मिल गया फोन, कैसा लगा? हाँ दीदी, बहुत ही बढ़िया फोन है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा फोन मिलेगा।
महंगा होगा? अरे भाई महंगा हो सस्ता हो, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? कौन है? बुलबुल दीदी है। हाँ बुलबुल दीदी। एक मिनट रुक। हेलो। हाँ बुलबुल दीदी, हमको भी नया फोन चाहिए। हाँ दीदी। क्या हो रहा है ये? कौन है? लाखा है? हाँ वो लखा था। क्या कह रहा है ये? अरे वो फोन मांग रहा था हमारा। अरे तो फिर दे दो ना अपना पुराना वाला फोन। हाँ ठीक है दीदी, आप ध्यान रखिए अपना। अरे बुलबुल, तुम्हारा ध्यान किधर है? क्लाइंट खड़ा है यहाँ पे, ये जरा सर। देखो जरा। ये सर, ये सर। सर शांतनु सच बोल रहा था, उसके बारे में किसी ने भी कुछ गलत नहीं बोला। और सुमित? सर एमबीए है, वाइल्ड फील्ड लॉजिस्टिक नाम की कंपनी में काम करता है। लेकिन सर इसके बारे में एक अजीब बात पता चली। क्या? सर 22 जून 2015 को इसे जॉब से निकाल दिया गया। क्यों? सर ऑफिस इंक्वायरी से पता चला कि इनकॉम्पिटेंस और टारगेट ना अचीव कर पाना। लेकिन सर 1 महीने बाद उसे जॉब पे वापस भी रख लिया गया। बड़ी अजीब बात है। नौकरी से निकालने की वजह इनकॉम्पिटेंस, मतलब बंदा काम करने के लायक नहीं है। फिर ऐसा क्या हुआ? 1 महीने में उसे वापस नौकरी पर रख लिया। ऐसा क्या किया उसने कि कॉम्पिटेंट हो गया? एक काम करो गौतम, उसकी नौकरानी और ड्राइवर दोनों से बात करो। सर मेम साहब से बहुत प्यार करती थी, मेम साहब का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन एक बार दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। क्या समझूं मैं? क्या समझूं? मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी, समझे तुम? मुझे? बल्कि मैंने तुझे समझने में गलती की है। अपनी बकवास अपने पास रखो, समझे? तुम बकवास मत करो। चुप रहो। चित्रा! ये कब की बात है? साहब इतना तो ठीक ठीक याद नहीं है, लेकिन पिछले साल गर्मी की छुट्टी की बात है। मैडम तो ज़्यादा बाहर जाती नहीं थी, लेकिन हफ्ते में एक आध बार होटल एम्पायर जाती थी। होटल एम्पायर? हाँ। ओके, I'll call you back. How can I help you, sir? इन्हें जानती हैं? हाँ सर, ये मिसेस खन्ना है, रूम 203 रेडी कर दिया। मिसेस खन्ना? हाँ सर, ये हमारे यहाँ आती है, रूम बुक करवाती है। आप पहचानने में कोई गलती तो नहीं कर रही हैं? नहीं सर, इनके रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। इनकी लास्ट एंट्री 2 जून की है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इनके साथ कोई और भी आता था? हाँ सर, मिस्टर राय आते थे। मिस्टर राय कौन? सर वो बिजनेसमैन, कुछ दिन पहले उन्हें बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला था। ये चित्रा के पति सुमित को आपने नौकरी से निकाल दिया था और फिर 1 महीने बाद उसे वापस रख लिया, क्यों? क्लोज फ्रेंड है मेरे इंस्पेक्टर साहब। कहीं चित्रा और आपकी क्लोज फ्रेंडशिप तो इसकी वजह नहीं थी? आप बड़े स्मार्ट हो इंस्पेक्टर। देखिए, हम लोग आपस में कमरे में मिलते थे, उसके बाद वो कहाँ जाती है, क्या करती है, उससे मुझे क्या लेना देना। लेकिन फ्रेंड से आप कॉफी शॉप में भी मिल सकते हैं। फ्रेंड से मिलने के लिए कोई होटल में कमरा बुक नहीं करवाता। इससे आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हुई है मिस्टर राय, इसीलिए तो आए हैं। आपकी फ्रेंड लापता है। वो लापता है तो पता करना भी आप ही का काम है, कीजिए। देखिए, आप अपना केस सॉल्व कीजिए, पर मुझे परेशान मत कीजिए। एंड आई होप कि आप आगे भी मुझे परेशान नहीं करेंगे। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर नाउ। ये आदमी पहुंचा हुआ है, जाहिर सी बात है इसके कनेक्शन भी होंगे, ये इतनी आसानी से नहीं बोलेगा। लेकिन एक बात पक्का है कि इसका चित्रा के साथ अफेयर तो था। सर क्या सुमित को पता होगा इस बारे में? ऐसा भी हो सकता है कि सुमित को पहले से ही सब कुछ पता हो और उसकी नौकरी जाने के बाद चित्रा ने आनंद के साथ अफेयर शुरू किया हो ताकि उसके पति की नौकरी वापस आ जाए। हो सकता है सुमित को पता चलने के बाद उसने गुस्से में चित्रा को मार दिया हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है। इस केस की अगली कड़ी सुमित के घर से ही मिलेगी। सर मुझे क्या पता क्या करती थी वो, यहाँ तक कि उसने मेरी आंखों में भी धूल झोंकी। मुझे भी धोखा दिया है सर। मेरे साथ चित्रा, शांतनु के साथ सायरा और मेरे बॉस के साथ मिसेस खन्ना बनकर, और न जाने कितनों के साथ क्या क्या करती होगी वो। सुनो, यहाँ आओ। जी साहब। डरो मत, जो कहना चाहती हो कहो। वो साहब, मैं उस दिन अपना डब्बा ले जाना भूल गई थी और जब डब्बा लेने वापस आई तो देखा। चीयर्स। चीयर्स। अरे पियो पियो पियो।
लगता है दवाई का असर जल्दी हो गया। अब आप एंजॉय कर सकते हैं। होश में होती तो ज्यादा मजा आता। अगर सीधी तरह मान लेती तो ड्रिंक में दवाई मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद साहब मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझसे देखा नहीं गया और शायद मेम साहब को भी ये बात पता चल गई थी कि उनके साथ क्या हुआ है। बोल बोल। बताता हूँ मैं क्या करता सर। मजबूर था, बड़े बड़े सपने लेकर MBA की पढ़ाई की थी ताकि एक बड़ी जॉब मिल सके। एक अच्छी जॉब हाथ से चली गई थी, मैं सड़क पे आ गया था सर। और सर मुझे वापस नौकरी देने के बदले में इस आदमी की एक डिमांड थी। इसकी गंदी नजर चित्रा पर थी सर। सर मैंने चित्रा को बहुत समझाने की कोशिश की। और गॉड सेक तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या समझू मैं? क्या समझू? मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी, समझे तुम? लेकिन उसने साफ मना कर दिया सर। मैं करता भी क्या सर? एक साइड मुझे जॉब भी चाहिए थी सर, घर भी चलाना था। मैं मजबूर हो गया था सर। और सर मेरा और चित्रा का फ्यूचर। अपनी बीवी की इज्जत के नींव पर अपना फ्यूचर खड़ा करने चला था तो फिर? सर इसने मुझे जॉब पर वापस रख लिया, लेकिन ये आदमी बार बार डिमांड करने लगा सर। और डिमांड पूरी ना होने पर ये मुझे जॉब से दोबारा निकालने की धमकी भी देने लगा। चल अब तू बोल। चित्रा पर मेरा दिल आ गया था इंस्पेक्टर। मैंने अपनी पोजीशन का थोड़ा सा फायदा उठाया। अब कहाँ है चित्रा? या अब उसे कहीं आगे भेज दिया? नहीं सर, मैंने उसे कहीं नहीं भेजा है। और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। गौतम, CEO ऑफ द ईयर साहब की अच्छे से खातिरदारी करो। इस सुमित की भी मरम्मत करो जब तक ये दोनों ये नहीं बताते कि चित्रा कहाँ है। सर अनंत और सुमित बार बार यही दोहरा रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया चित्रा के साथ। क्या तो झूठ बोल रहे हैं या वाकई उन्हें नहीं पता कि वो गई कहाँ? चित्रा, सारा या मिसेस खन्ना अपनी इन तीन जिंदगियों से परेशान होकर खुद ही कहीं भाग तो नहीं गई, लेकिन भाग कर गई कहाँ? अपने घर परिवार वालों के पास। लेकिन इसका घर है कहाँ? श्याम लाला जल्दी अंदर आओ। माँ कैसा लगा हमारा ये घर? बहुत बढ़िया है। चलो तुम पहले बैठो। अच्छा माँ, हम तुम लोगों के लिए ना कुछ खाने की चीजें लेकर आते हैं। इतना बड़ा टीवी? इतना बड़ा टीवी तो देखा ही नहीं हमने कभी। अरे बस बस, बड़ा ही है वो। बुलबुल पहले तुम यहाँ आओ। कहो बुलबुल बिटिया, तुम बेटी नहीं बेटा हो हमारा। तुमको इतनी खुशी दे पाए यही हमारे लिए काफी है। और तुम लोगों का साथ हमारे लिए इन सारी चीजों से बढ़कर है। क्या है इस लड़की की सच्चाई? हर पल होते नए खुलासे इस केस की उलझनों को और बढ़ा रहे थे। सायरा उर्फ चित्रा उर्फ मिसेस खन्ना उर्फ बुलबुल, एक ही लड़की के इतने सारे नाम। हर मोड़ पर पुलिस का एक नए सच से सामना हो रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि हकीकत कुछ और है। सबूतों और बयानों को टटोलते टटोलते पुलिस अब एक डेड एंड पर पहुंच गई थी। सर, ये शिवानी यादव एम्पायर होटल में काम करती, आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। बोलो शिवानी, क्या बताना चाहती हो? सर, हमें पता चला है मिसेस खन्ना गायब हैं। तुम क्या जानती हो मिसेस खन्ना के बारे में? सर, मिसेस खन्ना बहुत अच्छी हैं। वो हमारे गांव इटारा से ही हैं। वो हमसे दिन भर बातें करती थी और एक दो बार उन्होंने हमारी पैसों से भी हेल्प की। उस दिन हम उनका बहुत देर तक दरवाज़ा नॉक करते रहे। मैडम, 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 ओह मैडम, मैडम, ये क्या हुआ? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, शायद मेरा मिसकैरेज हो गया है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे।
किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये मेरे पापों की सजा मिल रही है मुझे। तू यहीं रह मेरे पास, जा मत ऐसे, यहीं रह। ठीक है, मैं आपके पास ही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। सर, उस दिन हमने उनकी हेल्प की, साफ कपड़े ला के दिए। मिसेस खन्ना उस दिन बहुत परेशान थी, वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी, और उसके बाद उन्होंने होटल आना कम कर दिया। शिवानी, याद करके बता सकती हो कब की बात है ये? जी सर, हमें अच्छे से याद है, ये नवंबर की बात है, और हम दिवाली पे गांव जाने वाले थे। हम मिसेस खन्ना को बताने वाले थे, लेकिन उसके बाद हम कभी मिले ही नहीं। थैंक्स शिवानी, आपने बहुत बड़ी मदद की है इस पहेली को सुलझाने में। आप जा सकती हैं। ये तो मेरी बहन बुलबुल है। क्या हुआ साहब? सब ठीक तो है ना? साहब, बुलबुल ठीक तो है ना साहब? आपकी बेटी कानपुर से लापता हो गई है। लापता? कानपुर से? पर वो तो नोएडा में रहती है। हम लोग खुद उससे मिलकर आए अभी। क्या बात है, सब ठीक है ना बेटा? आज तूने खाना भी ठीक से नहीं खाया? कुछ नहीं माँ, सब ठीक है, बस तुम सब जा रहे हो ना तो अच्छा नहीं लग रहा है। ये रहा मेरे हाथ का गर्मा गर्म हलवा, एक बार खाएंगे ना सब अच्छा हो जाएगा। हम खा लेंगे, रखो। और अगर हम जा भी रहे तो क्या हुआ, अब तो नया फोन है हमारे पास, 10 रुपए का रिचार्ज कराकर रोज बात करेंगे। अच्छा क्यों माँ? आपकी बेटी की शादी कानपुर में हुई थी ना? नहीं साहब, हमारी बेटी की शादी हमारे गांव के लड़के आलोक के साथ हुई थी 3 साल पहले। उसके बाद वो लोग नोएडा चले गए थे। ये दोनों कौन है? ये मेरा मौसेरा भाई लखा और वो मेरी बहन कोयल, साथ रहते हैं हमारे। देखिए, आपकी बेटी की जिंदगी बहुत उलझी हुई सी लगती है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप हमें सब कुछ सच सच बताइए। बुलबुल बहुत सुंदर थी साहब, ऊपर से उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। हमारे गांव का लड़का था आलोक, उसके साथ शादी करना चाहती थी, प्यार हो गया था साहब उसको। हमने उसे बहुत समझाया। अम्मा धीरे ना। बुलबुल, एक तुम्हारी शादी की उम्र है का? हाँ, अभी तो 10वीं पास किए हो, अभी तो तुमको आगे पढ़ाई करनी है। नहीं अम्मा, हमको ना शादी करनी है और दिल्ली जाना है। पता है अम्मा, आलोक क्या बता रहा था? आलोक बता रहा था कि दिल्ली में ना बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, काम करने के मौके हैं वहाँ। हम दिल्ली जाएंगे और वहाँ पर जाके काम करेंगे, पैसे कमाएंगे और बहुत बड़े आदमी बनेंगे, और तुम सबका ख्याल भी रखेंगे। हाँ, यहाँ गाँव में कहाँ रखा है। शादी के बाद वो दोनों नोएडा चले गए। कुछ महीने के बाद वो हमें थोड़ा पैसा भेजने लगी, और एक दिन आलोक गांव आया और उसने बताया कि वो गायब हो गई है। आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी? नहीं साहब, बदनामी के डर से चुप रहे। लेकिन साहब, 2 महीने पहले बुलबुल का फोन आया था और हम सबको नोएडा बुलाया था, हम सब गए थे। तो अभी बुलबुल कहाँ है? नोएडा में होगी, अब तो उसका फोन ही बन जा रहा है। अच्छा, तुम लोगों के पास आलोक और बुलबुल की शादी की कोई फोटो है? गौतम, नोएडा पुलिस को इन्फॉर्म करो। सर। दे दो, तोड़ दो। सर, किसी ने चाकू मार के हत्या की है। इसके घर वालों ने बताया था ये अकेली रहती है, लेकिन यहाँ खाने की 2 प्लेट्स हैं। इसका मतलब है इसके साथ कोई था, हो सकता है उसी ने मारा हो। यादव, पीसीआर को इन्फॉर्म करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। यस सर। सर, जिसके पास सारे सवालों के जवाब थे वो तो खुद नहीं रही। अब तो सारे जवाब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही मिलेंगे। एक काम करो, पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो।
सर ये बिल मिला क्वांटिटी देख के लगता है कि 2 से ज़्यादा लोग के लिए खाना मंगाया। पता करो खाना कहाँ से आया था और डिलीवरी किसने की थी। हो सकता है डिलीवरी बॉय ने कुछ देखा हो। बुलबुल श्रीवास्तव को जानते हो? हाँ, आलोक ही उसे यहाँ लेकर आया था। बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़के थे वो। आलोक का नंबर है आपके पास? हाँ जी, है ना। नंबर नोट करो। बुलबुल के बारे में कुछ और बता सकते हैं आप? किससे मिलती थी, कोई लड़ाई झगड़ा? हमारे क्लाइंट से बुलबुल का झगड़ा हुआ था। हाथ छोड़ो मत। अभी कहा हाथ छोड़ो हमारा। और दोबारा ऐसी हिम्मत करने की कोशिश की ना तुमने तो हम पुलिस के हवाले कर देंगे तुम्हें, समझे? वैसे तो बुलबुल बड़ी नम्र और बहुत ही हंसमुख लड़की थी, पर पता नहीं उसको उस दिन क्या हुआ था। मैंने उसे पूछा भी तो बोली कि उस क्लाइंट ने उसके साथ कुछ बदतमीजी की थी और उसके बाद वो ऑफिस भी नहीं आई। सर मोबाइल स्विच ऑफ है। ठीक है। बुलबुल के घर जो खाना मिला था वो कहीं बाहर से मंगवाया गया था। पता चला कहाँ से आया था? पता कर रहे हैं सर। सर आलोक ना घर पे है ना ऑफिस में, पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन उसे कॉल रिकॉर्ड से एक बात सामने आई है कि वो किसी वकील से रेगुलर टच में था और वकील से पता चल गया कि कुछ महीने पहले आलोक ने अपनी बीवी बुलबुल के साथ डिवोर्स फाइल किया। कुछ महीने पहले डिवोर्स फाइल किया? मतलब शांतनु से सगाई होने के बाद? जी सर। बुलबुल ने आलोक से शादी की, फिर उसे किसी वजह से छोड़ दिया। फिर वो सुमित से मिली और सुमित से शादी की और शादी के बाद उसने रियलाइज किया कि वो एक गलती थी। फिर उसे शांतनु मिला। आखिर ये लड़की 3 अलग अलग नामों से 3 जिंदगियां क्यों जी रही थी? गौतम, बुलबुल की मौत और आलोक का गायब होना ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। सर मैं आलोक की तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन और खबरियों में सर्कुलेट करवा देता हूँ। हो सकता है कोई लीड मिले। सर एक बड़ी खबर है। साउथ दिल्ली मोड़ से पता चला है कि आलोक की लाश वहाँ लावारिस पड़ी है। पोस्टमार्टम से पता चला था कि वो एक्सीडेंट में मरा था और वहाँ की पुलिस तहकीकात कर रही है। और हाँ सर, एक बात और, उसके हाथ पर एक नाम गुदा हुआ है, बुलबुल। 17 जून, मतलब बुलबुल की मौत से 3 दिन पहले। मुझे महज एक्सीडेंट नहीं लगता। सर फोन रिकॉर्ड के हिसाब से वो उस एरिया में पहली बार गया था और वहाँ पे काफी वक्त तक था। पता लगाते हैं वहाँ करने क्या गया था। निशांत, तुम तब तक उस डिलीवरी बॉय को ट्रैक करते रहो। सर भाई, इस लड़के को देखा? हाँ सर देखा है इसको पहले। कहाँ? आगे साइड में लेफ्ट साइड में बिल्डिंग है, वहाँ देखा है। और सब बढ़िया है ना? ठीक है ठीक है। ये आदमी कभी आया था यहाँ? हाँ साहब, ये आदमी आया था। आशुतोष जी का घर पूछ रहा था। आशुतोष जी का घर 2nd फ्लोर पर 204 नंबर कमरा है। जी पुलिस, ये आदमी कभी यहाँ आया था? ये आपको कुछ बताना है? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। बात तो करनी पड़ेगी मैडम। इस आदमी का मर्डर हो गया है। सर वो उस दिन मुझे कुछ बताने आया था। आपके जो पति देव हैं वो पहाड़गंज जाते हैं किसी धंधे वाली के पास। उन्हें समझाइए कि अपनी हद में रहें वरना बहुत बुरा होगा उनके साथ। मैंने अपने पति आशुतोष को तुरंत फ़ोन लगाया और इस बात को लेकर बहुत झगड़ा भी किया, पर सर उन्होंने मुझे यही बोला कि वो आदमी उसे बदनाम कर रहा है। सर मैं और करती भी क्या, अपना घर तो नहीं तोड़ सकती थी। आपके पति आशुतोष अभी कहाँ मिलेंगे? ऑफिस में। वैसे उनका आने का टाइम हो गया है, आते ही होंगे। आशुतोष जी। पुलिस। उसे मेरी बीवी को नहीं बताना चाहिए था। गुस्सा आ गया था मुझे, उड़ा दिया साले को। आलोक को कैसे पता चला तेरा ये राज? सर उसकी बीवी धंधे वाली थी, उसे कैसे पता नहीं चलता? बुलबुल धंधा करती थी? हाँ, पहाड़गंज में फेमस थी वो। मैं अक्सर उसके घर जाया करता था, लेकिन अचानक गायब हो गई वो। तू झूठ बोल रहा है। सर आप पूछताछ करवा लो। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ था। दोनों अलग रह रहे थे और फिर एक दिन अचानक टकरा के वो शुरू हुआ। तू वापस आ गई?
बहुत याद आ रही थी तेरी। हाथ छोड़ो मेरा। हमने कहा हाथ छोड़ो मेरा। हमने ये सब छोड़ दिया, समझे? अब दोबारा ऐसी हिम्मत करने की कोशिश की ना तुमने तो हम पुलिस के हवाले कर देंगे तुम्हें, समझे? तू क्या कंप्लेंट करेगी? मैं सबको बताऊं तेरी असलियत। उसने बात आलोक को जरूर बताई होगी और वो चला है मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। मैं जानता था आलोक पहले कहाँ रहता था और मैंने उसे ढूंढ निकाला। और फिर तूने बुलबुल को भी मार दिया। नहीं साहब, बुलबुल को तो मैं मिला भी नहीं। आलोक को उड़ाता दिया गुस्से में, लेकिन अंदर से काफी डर गया था। मैं डर डर के जी रहा था। तो तूने बुलबुल को नहीं मारा? हमें का बेवकूफ समझता है तू? क्यों मारा बुलबुल को? बोल। सच कह रहा हूं साहब, मैंने बुलबुल को नहीं मारा। आलोक मर्डर केस तो सॉल्व हो गया, पर बुलबुल को किसने मारा? कहीं ये बुलबुल एक चौथी जिंदगी तो नहीं जी रही थी? आशुतोष ने बताया कि वो एक प्रोस्टिट्यूट भी थी और आलोक ये बात पहले से जानता था। जब उसे आशुतोष की धमकी के बारे में पता चला तो वो सीधा उसके घर गया। हेलो, ठीक है सर। कानपुर से शांतनु का फोन था। उसकी माँ हमें बुलबुल के बारे में कुछ बताना चाहती है। सर, आपने जब सायरा की मौत की खबर बताई ना, तब जाके इनके मुंह से कुछ शब्द निकले हैं। बोलिए, क्या बताना चाहती है? वो सायरा हमारे घर पर आई थी और शांतनु को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहती थी, लेकिन शांतनु घर पर नहीं था और मैंने उसे कहा कि तुम मुझे ही सब कुछ सच सच बता दो। और सायरा ने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था। माँ जी, आज मैं आपसे अपनी असलियत बताना चाहती हूँ। नहीं जानती उसके बाद आप और शांतनु मुझसे नफरत करेंगे या मुझसे हमदर्दी जताएंगे। माँ जी, आप लोग मुझे सायरा के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरा असली नाम सायरा नहीं है, बुलबुल श्रीवास्तव है। इटारा गांव की रहने वाली हूँ मैं। एक छोटे से शहर में बड़े बड़े सपने लेकर जी रही थी। तभी मुझे मिला वहाँ आलोक। कच्ची उम्र थी, प्यार हो गया, शादी कर ली हमने और हम नोएडा आ गए। सोचा था बड़े शहर में जाकर अपने बड़े बड़े सपने पूरे करूंगी, लेकिन गरीबी ने यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। वो कहते हैं ना माँ जी, जब जीना मुश्किल हो जाता है तब ये प्यार व्यार सब जहर लगने लगता है। ऐसा ही हुआ कुछ मेरे और आलोक के रिश्ते में। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने मेरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ जी? 3 महीने हो गए, किराया नहीं दिया अभी तक? जी, वो भी घर पर नहीं है, आते होंगे, जैसे आएंगे हम बता देंगे उनको। वो घर पे नहीं है ना? कोई बात नहीं। अरे तुम तो घर पे हो, तुम थोड़ा किराया दे दो। ये क्या कर रहा? दरवाजा खोलिए। मैंने पहली बार मर्द की दरिंदगी का अनुभव लिया माँ जी। चल, तेरा किराया माफ। और ये ले, रख ले। अरे रख ले, हर हफ्ते देता रहूंगा। हाँ, और ज्यादा चिल्लाया ना तो यही पैसे वकील को देके छूट जाऊंगा और रास्ते पे फेंक दूंगा स्वलग। फैसला तेरा है। मजबूर तो थे ही, कहाँ जाते कोर्ट कचहरी में। गलत समझौता कर लिया था मैंने अपनी जिंदगी में। मुझे ये राह पैसे कमाने के लिए सबसे सीधी और आसान लगने लगी। उस समय मैं एक पेशेवर वैश्या बन चुकी थी। मेरी 2 शादियां हो चुकी। सुमित से शादी इसलिए की कि लाइफ संभल जाएगी, मगर सुमित से शादी मेरी जिंदगी की दूसरी बड़ी गलती थी।
सर, लगता है दवाई का असर जल्दी हो गया। अब आप एंजॉय कर सकते हैं। उसने तो जैसे मुझे धंधे पर ही बैठा दिया था, अपने बॉस को भेजने लगा था मेरे पास। और उसके बाद मेरी जिंदगी में आया आपका बेटा। मेरी 2 शादियां हो चुकी हैं। सुमित से शादी मेरी जिंदगी की दूसरी बड़ी गलती थी। उसने तो जैसे मुझे धंधे पर ही बैठा दिया था, अपने बॉस को भेजने लगा था मेरे पास। और उसके बाद मेरी जिंदगी में आया आपका बेटा शांतनु। शांतनु वो पहला इंसान है जिसने मेरे जिस्म को नहीं, मेरे दिल को छुआ है। और उसके इस सच्चे प्यार की वजह से आज मैंने अपनी जिंदगी के सारे पन्ने आपके सामने खोल दिए। माँ, ऐसा क्यों किया आपने? आज की दुनिया में अपने अतीत का ऐसा सच कोई बताता है क्या? सर, डिलीवरी बॉय से जो स्केच हमने बनवाई थी सर, वो ये है। बोल, क्यों मारा बुलबुल को? ये मेरा मौसेरा भाई लखा। हाँ बुलबुल दीदी, हमको भी नया फोन चाहिए, दो ना। सब हमारे मन में लालच आ गया था। बुलबुल दीदी श्याम भैया को नया मोबाइल फोन खरीद के दी थी, हमको भी खाली वैसा मोबाइल फोन चाहिए था। बुलबुल दीदी शहर में नया घर ली थी, बहुत बड़ा घर था, सुंदर था। हमको लगा कि बुलबुल दीदी के पास बहुत पैसा होगा। हम गांव में श्याम भैया को बोल दिए कि हम अम्मा से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पे अपने दोस्त के साथ बुलबुल दी के घर नोएडा चले गए। बुलबुल दीदी, आप हमको 2 लाख रुपए दे दीजिए। मजाक कर रहे हो क्या? इतना पैसा कहाँ से देंगे तुमको? नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। बुलबुल दीदी, आपके पास इतना पैसा है ही, तो हम सोचे कि आप हमको थोड़ा सा दे देंगे तो उससे कोई फर्क तो पड़ नहीं जाएगा, है ना? हमको आपके बारे में सब पता है, आप इतना रुपया कहाँ से लाए। हम लखा हैं, श्याम नहीं। हमको आपके धंधे के बारे में सब पता है। लखा, उठो और निकलो यहाँ से। ऐसे तो नहीं जाएंगे, रुपया तो लेके जाएंगे। निकल यहाँ से, दोबारा मत आना यहाँ, समझा? ऐसे नहीं जाएंगे। हमको पैसा चाहिए, या तो जिंदा और नहीं तो मार के निकाल लेंगे। नीचे सर, इसका साथी पकड़ा गया है, लेकिन कुछ बरामद नहीं हुआ। पैसे कहाँ हैं? साहब, खाली उनके घर पे 400 रुपए मिले थे। शहर से गांव जाने का भाड़ा भी नहीं हो पाया था। सिर्फ 400 रुपए के लिए तूने अपनी मौसेरी बहन का कत्ल कर दिया। जुर्म की राह हमेशा दर्दनाक होती है, अब जिंदगी भर जेल में सड़ना। शांत हो जाओ, आपको आने दीजिए। आपको आने दो। शांत हो जाओ बेटे, शांत नहीं जाने दूंगा मैं। साहब को आने दीजिए, आप दूर हटिए प्लीज। बाजू लो, आइए साहब, हटिए। बॉडी किसने कवर की? सर, हमने ही कवर की। बेडशीट हटाओ। सर, ये मर्डर उसी वायरमैन ने किया है। मर्डर करने का तरीका सेम है। उसने मर्डर गला घोट के किया है और वायर वहीं पे छोड़ दिया है। मैं सबके स्टेटमेंट ले लेता हूँ और सारे एविडेंस कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इस फाइल को क्राइम ब्रांच को सौंप दूंगा मैं। ठीक है सर।
ओके। अमोल 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 रुकिए, अरे मेरा बेटा है, मुझे जाने दो। आप नहीं जा सकते। क्या हुआ उसे? ये लोग कौन है? ये अमोल के पापा और बड़े भाई हैं। ये मर्डर उसी वायरमैन ने किया है। इस तरीके से उसने एक नहीं 7 खून किए हैं। और आपके बेटे का नंबर 7वां था। उससे पहले भी वो पुणे, सतारा और कोल्हापुर में मर्डर कर चुका है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे क्यों गिनवा रहे थे? हाँ, मैं क्या करूंगा इसका? आप मुझे अपना फोन नंबर दीजिएगा, मैं आपको फोन से बात करूंगा। मेरा नंबर लेकर आपको कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी ये केस हमारे पास नहीं, क्राइम ब्रांच के पास जाएगा। एक बार इस केस की फाइल हम उन्हें सौंप देते हैं, फिर आप उनसे बातचीत कीजिए। फूल ले लो, फूल, गुलाब ले लो, फूल ले लो, फूल। हाँ बोलो, क्या खबर है? साहब, खबर एकदम पक्की है। वो इधर ही 7 नंबर की खोली में है। नजर रखना, हम आ रहे हैं। हिलना नहीं। सर, मुथुराजन ने कबूल कर लिया है कि सारे खून उसने किए, सिवाय इसके। अमोल दास्ताने। मुथुराजन एक साइको किलर जो एक लंबे अरसे से वायर से अनजान लोगों का गला घोटकर हत्याओं को अंजाम दे रहा था, वो पकड़ा गया। और इस तरह वायर से हत्या करने की वजह से मीडिया और लोगों ने उसे वायरमैन का नाम भी दे डाला था। तो फिर कौन था अमोल का कातिल? मुथुराजन या फिर कोई और जो मुथुराजन की आड़ में अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश कर रहा था? अमोल की हत्या का केस 3 महीने पुराना था, जिसकी छानबीन क्राइम ब्रांच ने नए सिरे से शुरू की। जी, क्राइम ब्रांच। अरे लीजिए, मिठाई खाइए। किस खुशी में? हमारे बेटे का खूनी पकड़ा गया, इस खुशी में हमने सारे मोहल्ले में भी मिठाई बांटी है। कौन है पापा? अब स्वाति दास सर है जी। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। अरे हम लोग तो खुश हो रहे थे कि आपने अमोल के कातिल को पकड़ लिया, लेकिन अभी आप बोल रहे हो कि उस वायरमैन ने हमारे अमोल को नहीं मारा। एक क्रिमिनल ने आपसे कहा कि उसने अमोल को नहीं मारा और आपने मान लिया। सिर्फ वायरमैन के कहने से नहीं, हमारे हाथ ऐसे सबूत आए हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि अमोल को किसी और ने मारा है। मिसेस दास्ताने, आप हमें बताइए उस दिन क्या क्या हुआ था, पूरी डिटेल्स बताइए। उस दिन निधि बहुत जिद कर रही थी कि पापा उसके साथ खेलें, लेकिन उनका खेलने का मन नहीं था।
मला काय झालं हे का चालत नाही आता? पापा पापा चलो ना प्लीज, चलो ना, मुझे आपके साथ खेलना है। निधि त्रास देऊ नकोस, मैं बहुत गुस्से में हूँ, जाओ अपने कमरे में खेलो जाओ। नहीं पापा प्लीज चलो ना। निधि बेटा क्या हुआ बेटा? पापा काम कर रहे हैं ना, उन्हें परेशान मत करो। चलो ये मैं तुला स्टोरी सांग। नहीं मुझे कोई कहानी नहीं सुनी, मुझे पापा के साथ खेलना है। निधि तुम अगर ऐसे बात नहीं मानोगे ना तो मैं तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगा। स्टोरी सुनेंगे ना पहले? नहीं मुझे कोई स्टोरी नहीं सुननी। चल हाँ क्या कर रहे हैं आप? जाओ अंदर, कम ऑन गो। निधि बेटा रो मत। अमोल ने हमें अंदर बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। कहानी सुनते सुनते थोड़ी देर में निधि सो गई और उसके कुछ ही मिनट बाद मेरी भी आंख लग गई। लगभग 3 बजे के आसपास मेरी आंख खुली। मैं उठ के दरवाजे की तरफ गई तो देखा दरवाज़ा अभी भी बाहर से बंद। मुझे लगा शायद अमोल दरवाज़ा खोलना भूल गए। उन्हें बहुत आवाज़ दी लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। बहुत देर कोशिश करने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो शोर से निधि की भी आँख खुल गई। फिर हम दोनों ने खिड़की से आवाज़ लगाना शुरू किया कि शायद कोई मदद के लिए आ जाए। तभी वहाँ से जोशी जी गुजर रहे थे। मम्मी मम्मी जोशी अंकल। अरे निधि बेटा। जोशी अंकल पापा ने मुझे और मम्मा को रूम के अंदर बंद कर दिया। मतलब अनिल जोशी। बेटा तुम कहानी सुनते सुनते सो गई थी। तावड़े लो बेटा चॉकलेट लो। ये सब कुछ रहने दीजिए, आपको जो कुछ भी पूछना है पूछिए, अगर नहीं पूछना है तो हमें घर जाने दीजिए। फिलहाल तो कुछ पूछना नहीं है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देनी है। वो आपका घर जहाँ अमोल का कत्ल हुआ था, इन्वेस्टिगेशन पूरा होने तक क्राइम ब्रांच के कस्टडी में रहेगा। थैंक यू। नाइक स्वाति ने बयान में कहा है कि इस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, कड़ी लावलेली होती। नाइक तुम्हें 3 साल पुराना वो पुणे का डोले पाटिल रोड का केस याद है? एक औरत ने अपने पति का मर्डर करके खुद को बाथरूम में बंद किया था, रस्सी फांस कर कड़ी लगाकर। सर लेकिन इस केस में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अमोल के गले के ऊपर जो वायर के निशान पाए गए हैं वो ऊपर से नीचे तक आए हैं। अमोल की हाइट लगभग 6 फीट की थी, मतलब कातिल उससे 3 या 4 इंच छोटा रहा होगा, लगभग 5 फीट 8 इंच 9 इंच के आसपास। और दूसरी बात सर, स्वाति को अकेले को पॉसिबल नहीं है क्योंकि अमोल अच्छा खासा हट्टा कट्टा था। स्वाति को अकेले को कंट्रोल करना मुश्किल था। और बच्ची ने भी अपनी स्टेटमेंट में यही कहा है कि अमोल ने खुद ने बाहर से दरवाजा लगाया था। लोकल पुलिस ने जो यहाँ के पड़ोसियों के बयान लिए उसमें भी पड़ोसियों ने यही कहा था कि किसी ने भी किसी को ना आते देखा ना जाते देखा। लेकिन कोई तो आया है और मर्डर करके यहाँ से भाग गया है और हमें वायरमैन केस की तरफ गुमराह कर रहा है। शायद वो जानता नहीं कि उसने गलत डिपार्टमेंट से पंगा लिया है। उसे शायद मालूम नहीं कि ये केस क्राइम ब्रांच के पास आया है। 3 महीने क्या 3 साल के बाद भी हमें उसे ढूंढ निकालेंगे। नहीं, 3 महीने पीछे जाना हमारे लिए जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल उनके याददाश्त के लिए भी है जिन्होंने बयान दिया है। चलो अमोल दास्ताने के उस पड़ोसी से अनिल जोशी से मिलते हैं। होय सर, हे माझंच घर आहे और मुझे पक्का याद है उस दिन मंगलवार था और दोपहर को करीब 4 बजे मैं मंदिर से लौट रहा था। जैसे मैं अमोल के घर के सामने से गुजरा ना तो उस खिड़की की तरफ से मुझे निधि और स्वाति की आवाज़ सुनाई दी। जोशी अंकल। अरे निधि बेटा। जोशी अंकल, पापा ने मुझे और मम्मा को रूम के अंदर बंद कर दिया। क्या? जोशी जी, अमोल हमें अंदर बंद करके पता नहीं कहाँ चले गए। तुम्ही त्यांना फोन करा ना, मेरा फोन भी बाहर है, मैं तुम्हें खुद कर लेती। हाँ, मैं करतो फोन। घंटी तो बज रही है लेकिन वो उठा नहीं रहा। मैं सामने से देखता हूँ। लेकिन फोन घर में ही बजा, उसने फोन नहीं उठाया तो मैंने स्वाति के पापा को फोन किया। हेलो पवार साहब, और वो 5-10 मिनट में आ पहुंचे यहाँ। 5 या 10
मतलब उन्हें आने में 5-10 मिनट लगे। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। क्राइम ब्रांच। ओम जय श्री राजाधिराज गणानाम गणपते ओम गं गणपते नमः ओम गं गणपते नमः। साहब मैं तो उधर ही था। वो क्या है कि स्वाति के घर के बाजू में मच्छी की बहुत अच्छी मार्केट लगती है। मैं मच्छी खरीद ही रहा था कि उतने में उनके पड़ोसी जोशी का फोन आया। मावजी शेवट का विचार तो 200 रुपए से दोगी क्या? नहीं देना। अरे गरीब आदमी क्या खाएगा? हाँ 1 मिनट। हाँ जोशी बोलिए क्या बात है? क्या? अरे ऐसे कैसे बंद हो गए? नहीं ठीक है मैं आ रहा हूँ उधर। कुछ 5-7 मिनट के अंदर मैं वहां पहुंच गया था। वो जोशी बाहर ही मेरा इंतजार कर रहा था साहब। सावी आहे ना तुमच्याकडे? हो पता नहीं कितनी देर से अंदर वो स्वाति और निधि अंदर है। स्वाति सर स्वाति और निधि अंदर बंद थे। मैंने ही जाके बाहर से वो कड़ी खोली थी। मिस्टर पवार आपको क्या लगता है किसने मारा होगा अमोल दास्ताने को? मुझे नहीं पता सर। तब जब पुलिस ने कहा था कि वायरमैन ने मारा तो मुझे लगा उसे नहीं मारा, लेकिन अब आप कह रहे कि उसने नहीं मारा। आखिर आप लोग चाहते क्या हो? एक तो मैंने अपना बेटा खोया है, ऊपर से आप रोज पूछताछ करके हमें परेशान कर रहे हो। पूछताछ तब तक जारी रहेगी जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए। आपके लिए यही बेहतर है कि आप हमें कोऑपरेट करें। लेकिन इंस्पेक्टर साहब आपको जो कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू मिसेस दास्ताने। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब हमें यह बताइए कि अमोल का किसी के साथ झगड़ा या दुश्मनी थी, क्योंकि ये बात तो साफ है कि चोरी या लुटमारी के मकसद से कत्ल नहीं हुआ। नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आता। आपके घर में कौन कौन आता जाता था? सुबह दूध वाला, कभी कभी किराने की दुकान वाला सामान लेकर आता था। हमारी बाई 10 बजे आती थी और 11 बजे चली जाती थी। देखिए मैं अभी बोलता हूँ, हमारे अमोल को उस वायरमैन ने ही मारा है। नहीं नाइक, किसी ने वायरमैन के आड़ में पुलिस की आंख में धूल झोंकी है। अगर वायरमैन पकड़ा न जाता तो ये केस कभी नहीं खुलता। एक काम करो नाइक, मर्डर से पहले के 1 महीने के अमोल के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और अमोल क्या करता था, किससे मिलता था, सब डिटेल्स मुझे चाहिए। सर अमोल दास्ताने का पड़ोसी अनिल जोशी आया है। सर उम्र हो गई है तो याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है। उस दिन मैं आपको एक बात बताना भूल गया। सर अमोल के मर्डर के 1 दिन पहले मैंने स्वाति को अमोल के बड़े भाई जयंत से मिलते हुए देखा था और उस वक्त उसकी बेटी उसके साथ नहीं थी। पर सर उन दोनों में क्या बातचीत हुई वो मुझे पता नहीं। कमाल है तुमची जोशी साहब। उस दिन मंगलवार था ये आपको याद है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट बात हमें बताना भूल गया। सर मंगलवार को मैं कैसे भूल सकता हूँ, गणपति का वार है और उस दिन मेरा माझा उपवास पण असतो। अच्छा, ये जयंत अमोल के घर अक्सर आता जाता था क्या? नहीं सर, वैसे पिछले साल वो निधि के बर्थडे पर उससे बात हुई थी और उसके बाद मैंने अमोल के मर्डर के 1 दिन पहले उसे देखा। नाइक, जयंत दास्ताने को पुलिस स्टेशन बुलाओ। यस सर। लोकांचे डोक्यात तर गंदगी भरी पड़ी है साहब। एक औरत और मर्द के बीच में कोई और रिश्ता नहीं हो सकता क्या? साहब मैं स्वाति को अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ। मला सांगायला पण लाज वाटते कि साहब अमोल ने स्वाति और निधि को कोई कम दुख नहीं दिए थे। जो भी कहना है साफ साफ कहिए। पिछले साल भर से अमोल पैसों को लेकर इतनी तंगी में था कि ठीक से घर का खर्चा भी नहीं चला पा रहा था। जगह जगह से पैसे उठा रखे थे उसने। ये आपको स्वाति ने बताया? नहीं सर, वो कहाँ कुछ बताती। वो तो एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि 5-6 लोग अमोल को घेर के खड़े हुए थे। 5 महीने से 1 रुपया नहीं दिया। अरे हमें भी अपने दुकान में सामान डालना होता है, हद होती है किसी भी चीज़ की। अगर अब भी तुमने पैसे नहीं दिए ना
तो इस गली मोहल्ले में घूमना मुश्किल कर दूंगा, गला काट दूंगा, समझे कि नहीं? मैंने तो थक हार के उधर ही देना ही बंद कर दिया है। अगर जरा भी शर्म है तुम्हारे में तो हमारे पैसे लौटा दो। अपने भाई को इस हालत में देखकर आपको तरस नहीं आया कि गाड़ी से उतरकर उसे पूछे क्या प्रॉब्लम है? नहीं साहब, कारण कि एक नंबर का एहसान फरामोश आदमी था वो। मेरी और उसकी तो काफ़ी समय से बोलचाल भी बंद थी। अरे साहब, बाबा के कितने पैसे उसने न जाने ऐसे ही पानी कर दिए। ठीक है, अभी आप जा सकते हो। वेळ पडली तर पुन्हा बोलवू तुम्हाला। बस नहीं, हो सकता है कि जयंत ये भाई बहन का नाटक कर रहा हो, क्योंकि जोशी के मुताबिक दोनों अकेले में मिले थे, निधि तक साथ में नहीं थी। और एक बात मुझे अजीब लग रही है कि अमोल के मौत के बाद स्वाति अपने माँ बाप के घर नहीं ससुराल रह रही है। हाँ सर, क्योंकि अक्सर ऐसे सिचुएशन में ससुराल वाले लड़की को उसके मायके में छोड़कर आते हैं। एक काम करो नाइक, स्वाति के ससुराल वालों का कच्चा चिट्ठा निकालो, खास करके उसके जेठ का, जयंत दास्ताने का। ओके सर। क्राइम ब्रांच से है। अमोल दास्ताने का कितना हिसाब बाकी है? नहीं साहब, था। स्वाति बहनी ने यहाँ से शिफ्ट करते सारा उधार क्लियर कर दिया था। अरे उधार देना, बाद में पैसा नहीं मिला तो धमकी देगा, मोहल्ले में निकलना मुश्किल कर देगा, गला काट देगा। हाँ? नहीं साहब, गला काटने निकलूंगा तो यहाँ पूरे मोहल्ले का गला काटना पड़ेगा साहब। यहाँ तो सबका उधार ही चलता है। उनका तो 15,000 हो गया था। अगर आप लोगों को मेरी बात पे भरोसा नहीं तो उनकी भाई मंदा से पूछ लीजिए। मारपीट भी होती थी दोनों में? मारपीट के तो मालूम नहीं है साहब, पर झगड़े बहुत होते थे दोनों में। किस बात से लेकर झगड़ा होता था? वही साहब, पैसों के ऊपर से। पहले तो आप तमीज से बात करो। मैं आपका घर लेके कहीं भाग नहीं रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है कि ईएमआई भरनी है। लोन देते वक्त तो ऐसे बात नहीं करते थे तुम, तब तो बड़ी मीठी मीठी बात कर रहे थे। अरे मेरे भाई, मैंने बोला ना अगले हफ्ते भर दूंगा। अगले हफ्ते कहाँ से भर दोगे? तुम टेंशन मत लो, मैं काहीतरी करतो। अरे निधि जी, क्वार्टरली फी कहाँ से आएगी? अगले महीने भर देंगे। मुझे लेट हो रहा है, तुम नाश्ता लगाओ। ठीक है? नाश्ता? तुम्हें पता है सब्जी भाजी लाने के पैसे नहीं है। हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं। कम से कम उनके पास खाने को तो है। तुम्हें देखकर कोई कह सकता है कि तुम माधव दास्तानी के बेटे हो और जयंत दास्तानी के भाई? सुबह सुबह ताना शुरू कर देती हो यार तुम। आराम से नहीं बैठा हूँ, रात दिवस मेहनत करते हो, कष्ट करते हो ताकि कुछ हो जाए। मेम साहब, वो बर्तन धोने का साबुन खत्म हो गया है। और हाँ, वो सिंक का पानी ही नहीं जा रहा है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन लगता है नली जाम हो गया है। प्लम्बरला बोलावंच लागेल। दोनों एक दूसरे को बहुत सुनाते थे साहब, बहुत ही। मेम साहब के पापा ने तो अमोल साहब को समझाने की कोशिश भी की थी। देखो बेटा, मेरी बात मान लो। भूखा मरने से तो अच्छा है कि तुम अपने बाबा से ही कुछ मदद ले लो। त्यांच्याकडून मागून घ्या ना तुम्हें पैसे, उनके पास तो बहुत सारी दौलत है। मुझे आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आपको अपनी बेटी की इतनी चिंता हो रही है ना, तर तुम्ही तिला तुमच्या बरोबर घेऊन जाऊ शकता हो। मेरी हालत ठीक हो जाएगी ना तो मैं खुद उसे लेने आऊंगा। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो, लेकिन जरूरत पड़े तो फिर से बुला लेंगे। ठीक है साहब। नाइक, इस औरत पे नजर रखना, बहुत तेज औरत है। जो नहीं पूछा वो भी बताया, या तो जानबूझ के बताया हो या फिर झूठ बोल रही हो। लेकिन एक बात गौर करने जैसी है, सब ने हमें अमोल के पैसों की तंगी के बारे में बताया, सिवाय स्वाति के। पैसों की बहुत तंगी चल रही थी। काफ़ी सारे लोगों के पैसे तो पापा और जयंत भाऊ ने चुका दिए थे, पर पिछले 1 महीने तक हमीद मुर्तज़ा नाम का आदमी परेशान कर रहा था उन पैसों के लिए जो अमोल ने उससे उधार लिए थे। रुक। हमीद मुर्तज़ा नाम है अपन का। वो क्या है, तेरे पति ने हमसे 25 लाख रुपए कर्जा लिया था। कितना? 25 लाख। वो तो निकल लिया, अब पैसा तो तेरे को ही देना पड़ेगा ना। हैं? क्या तेरे गले में चेन बहुत सॉलिड है। अगर तू पैसे का इंतजाम नहीं कर पाई तो अपन तेरी बेटी को उठा लेगा।
और सारा पैसा वसूल कर लेगा। काम कर, चेन उतार चेन। अरे उतार चेन, जल्दी कर। उनके पास टाइम भी नहीं है? याद रखना, पैसा भूलने का नहीं, समझी? आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? साहब, हमीद मुर्तजा ने निधि को उठाने की धमकी दी थी। अम्मी घाबड़ लो, इसलिए बाबा को बिना बताए मुर्तजा को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं धीरे धीरे उसका कर्जा चुका दूंगा। अब तक तो मैं 5 लाख दे भी चुका हूँ। अब वो स्वाति को परेशान नहीं करता साहब, लेकिन सारी ज़िंदगी मुझे ये गिल्ट रहेगा कि मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं आसानी से अमोल के सारे कर्जे चुका सकता था। बाबा की नहीं सुन के अगर मैंने अमोल के कर्जे चुकाए होते तो आज वो जिंदा होता साहब। काहे को इतना मारा साहब आपने? जिसका 25 लाख का नुकसान होना, वो थोड़ी सी वसूली करेगा तो क्या बुरा किया साहब? साहब आप ही सोचो ना, जिसके पास मेरा पैसा फंसा हो उसको मैं काहे को मारेगा साहब, और क्या मिलेगा मेरे को? सर, जब से जयंत ने अपन को पैसा देने का प्रॉमिस किया, मैं भाभी माना साहब मैंने स्वाति को। अब सब धंधे वाला आदमी है, पैसा देगा तो उनको थोड़ी टेंशन तो होना मांगता है ना साहब। मतलब साहब, अमूल का तो हमने हिस्ट्री सब कुछ निकाल डाला और मालूम चला साहब कि उसका बाप और भाई का मस्त धंधा चल रहा है, और वो भी पूना में। साहब अपन अमूल को बोला भी कि अपना पैसा वापस करने का, और या फिर अपने बाप से पैसा लेके मेरे को देने का। पता चला कि दोनों बाप बेटे में कुछ ठीक नहीं चल रहा। उसके बाप ने तो साहब उसको घर से भी निकाल दिया, और उसने तो साहब पल्ला झाड़ लिया कि पैसे ना देने पड़े। सब गर्दन अकड़ गई। अरे आप लोग फिर से आ गए? आप लोग अपने अपने कमरे में जाइए, हमें सिर्फ इनसे बात करनी है। अरे लेकिन इन्हें भी अंदर भेज रहे हैं आप। जाइए। बैठिए। आपके होते हुए अमोल को बाहर से कर्जा क्यों लेना पड़ा? माना कि आपकी और उसकी बनती नहीं थी, फिर भी मैं हमेशा यही चाहता था कि अमोल फैमिली के साथ रहे, फैमिली बिजनेस में हाथ बटाए, लेकिन वो बहुत ही जिद्दी था। मैंने MBA आपका साबुन का बिजनेस संभालने के लिए नहीं किया है, मुझे अपना कोचिंग सेंटर खोलना है। अमोल जरा सोच, अगर तू अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल हमारे साबुन के बिजनेस के लिए करेगा तो हमारा मार्केट बढ़ सकता है। मैंने इतना पैसा फूका है तेरी पढ़ाई पे, तुझ पे। पापा, एहसान जताने की कोई जरूरत नहीं है। एहसान? मैं तुम्हें एहसान जताने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्या कर रहे हो आप? जब मेरे पास पैसे आएंगे ना, तुमसा 1-1 रुपया परत करेंगे। आपका लाला वाला बिजनेस नहीं करना है मुझे। एहसान फरामोश। उसके बाद वो स्वाति को लेकर अलग रहने लगा, लेकिन मैंने हमेशा अपने बाप का फर्ज अदा किया, कभी मुंह नहीं मोड़ा, हमेशा उसकी मदद की। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। देखिए, ये वो पैसे हैं जो मैंने उसे दिए थे। कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख। फिर मैं समझा उसकी आदत हो गई है उधार लेकर घर चलाने की। तभी मैंने अपना हाथ खींच लिया। बाद में पता चला कि उसने हर किसी से पैसे ले रखे हैं, चारों तरफ से कर्जा है उस पर। अब जब वो नहीं है तो मैं समझा कि उसे मैंने ही गंदी आदत डाली थी पैसे लेने की। वो 1 रुपया भी मांगता तो मैं उसे 10 देता था। निकम्मा कर दिया था मेरे प्यार ने उसे। उसके बाद मैं निधि और स्वाति को घर लेकर आया। अपने बेटे को तो नहीं बचा सका, लेकिन इन दोनों के लिए कुछ करके मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। सॉरी।
3 महीने पहले हुआ अमोल दास्ताने के कत्ल का एक केस क्राइम ब्रांच के लिए फांस बनता जा रहा था। 3 महीने में जिंदगी दूसरे रूप अख्तियार कर चुकी थी, लेकिन बयान किसी के भी नहीं बदले थे। दिन रात की मेहनत के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा था। क्या ये कातिल इतना शातिर था या फिर कुछ ऐसा था जो क्राइम ब्रांच की नजरों से अभी तक बचा हुआ था? सबसे अजीब बात यह थी कि शक के दायरे में माधव दास्ताने, जयंत, स्वाति, जोशी, पवार और मुर्तजा सभी आते थे, पर फिर ये सभी निर्दोष भी लगने लगते थे क्योंकि पुलिस के पास इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। और सबूतों के नाम पर वो एक फाइल जो पुलिस ने क्राइम ब्रांच को सौंपी थी, क्राइम ब्रांच ने उसी फाइल को एक बार फिर से खंगालने का फैसला किया। यहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जिसे हम ये कह सके कि कातिल जबरदस्ती अंदर घुसा हो। सर, अमोल के फोन रिकॉर्ड के मुताबिक मुर्तजा, वो किराने वाला और धोबी, और अमोल ने जिन लोगों से पैसे लिए थे उनके नंबर के अलावा दूसरा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर हम शक कर सके। हो सकता है उसने जानबूझकर ऐसा किया हो या फिर उसकी प्लानिंग हो ताकि उस पर शक ना हो। नहीं, एक काम कर रहे हैं, मैं डोरबेल बजाता हूँ, तुम अमोल बन के डोर खोलना। ओके सर। अगर अनजान आदमी होता तो अमोल उसे अंदर नहीं आने देता, दरवाजे से ही बाहर भेजता, लेकिन अमोल ने उसे अंदर आने दिया। इसका मतलब अमोल उसे जानता था। जो भी हो, अमोल उसे अच्छी तरह पहचानता होगा क्योंकि इंसान उसी की तरफ पीट करता है जिस पे उसे पूरी तरह भरोसा होता है। सर, अमोल की बॉडी यहाँ मिली, मेन डोर से काफ़ी दूर। जाहिर है अमोल आगे आया होगा और जो भी आया है अंदर उसने पीछे से वायर से उसका गला घोटा होगा। फोटो देना। मंदा के बयान के मुताबिक किचन का सिंक चौक था, तो प्लम्बर को बुलाया गया होगा, प्लम्बर आया होगा, प्लम्बर ने डोर बेल बजाई होगी, अमोल ने दरवाजा खोला होगा, आगे हाँ, प्लम्बर को देख के उसे अंदर लिया होगा, दरवाजा बंद करके देखो जरा सिंक चौक हुआ है, सिंक दिखाने के लिए वो आगे बढ़ा होगा और पीछे से प्लम्बर ने अपने वायर से उसका गला घोटा होगा। फोटो में यहाँ आयरन किए हुए कपड़े पड़े हैं। मैं डायरी लेके आता हूँ, उसमें लिख देना कितने कपड़े हैं। दरअसल किसी भी घर में धोबी अंदर आ जाता है, हॉल में बैठ जाता है और कपड़े निकालता है, क्योंकि भरोसा और जान पहचान दोनों होती है। यहाँ भी ऐसे ही हुआ होगा, कपड़े निकाले होंगे, रख दिए होंगे यहाँ, क्योंकि उतना भरोसा और जान पहचान तो होती है। अमोल उठकर पैसे देने के लिए जैसे ही मुड़ा होगा, धोबी ने पीछे से आकर अपने वायर से उसका गला घोटा होगा। जरा वो फोटो देना। सर, लेकिन धोबी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उसका भी महीने का हिसाब चलता था। इस धोबी और प्लम्बर के अपने तरीके से पूछताछ करो। ये प्लम्बर संतोष और धोबी शैलेश, इन दोनों में से ही कोई है। नहीं, ये क्या है? सर, ये वेफर है, वेफर के खाली पैकेट है, उस कमरे में मिले थे। चल बता, ये था? देख, ये था, ये था। कौन था इसमें से? बता, कौन था? बोल, किसने भेजा था तुझे अमोल को मारने के लिए? सच बता, नहीं तो तेरे शरीर के सारे नट बोल्ट खोलकर पूरा कचरा साफ करूंगा और जोड़ने वाला भी कोई नहीं रहेगा। बता। यकीन करो साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने नहीं किया साहब। और साहब, मैं एक दिन पहले वहां पे जाके उनके सिंक बना के चला आया था साहब। चल उठ, उठ, दीवार के पास खड़ा हो, चल। तावड़े, हाइट नापना इसकी। सर 5.8 इंच। चल जा, जा। सुन, शहर से भागना नहीं। सब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं 9 बजे कपड़े देने जरूर गया था, लेकिन कपड़े मैडम ने नहीं, अमोल साहब ने लिए थे। सब मैं कपड़े देके तुरंत चला आया। अच्छा, फ्री में कपड़े प्रेस करता है तू? किसी से पैसे नहीं लेता? सब पैसा तो लेना पड़ता है ना सब, उसके सिवा कैसे चलेगा सब, लेकिन खाते में लिख देते सब, महीने का हिसाब चलता है ना। लेकिन अमोल साहब का इतना पैसा बाकी था कि जुबान ही याद है। उठ, उठ, वहां जाके खड़ा हो जा। सर 5 फुट 9 इंच। नायक,
प्लम्बर और आयन वाले की हाइट लगभग 5 फुट 8 इंच है। दोनों हट्टे कट्टे हैं, दोनों अमोल को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों के पास कत्ल का कोई मकसद नहीं है। 3 महीने पहले उनके जो हालात थे वही अभी है, कोई बदलाव नहीं हुआ। हाँ, हालात में बदलाव आया है तो एक के, स्वाति के। सर, तलाक के बारे में बात करने के लिए स्वाति वकील से मिली थी कुछ 4 महीना पहले। इसका मतलब स्वाति अमोल और उसके हालात से परेशान थी और अमोल से डिवोर्स चाहती थी, लेकिन उसके पहले अमोल का खून हो गया, वो भी वायरमैन के आड़ में। और जब खून हो रहा था तब स्वाति और उसकी बेटी कमरे में बंद थे। नाइक, इस केस में और भी कुछ है जो एक इंसान हमें बता सकता है, लेकिन हमें उसे अकेले में मिलना चाहिए। ये लो बेटा चिप्स, हमने आपके लिए लाए हैं, आपको पसंद है ना? हमने फोटोग्राफ में देखा आपके कमरे में बहुत से पैकेट पड़े थे। मुझे नहीं खाना, पापा को पसंद नहीं था कि मैं ये खाऊं। क्यों? मुझे खाने से गले में दुखता है। तो फिर उस दिन आपने कैसे खाया जब आप और आपकी मम्मी कमरे में बंद थे? मैंने नहीं खाया, मुझे एलर्जी है इससे। ये खाती हूँ तो मुझे खांसी आती है, फिर डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, वो इंजेक्शन भी लगाते और दवाई भी देते हैं। ये आप कौन से वेफर्स के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1 मिनट, ये देखिए, अब आपके समझ में आएगा। ये वही वेफर्स के पैकेट है जो उस दिन, मर्डर के दिन, निधि के कमरे में मिले थे। क्योंकि हमें पता है कि निधि वेफर्स नहीं खाती, क्योंकि उसे सैट्रिक एलर्जी है। इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? दरवाजा बाहर से 5 घंटे बंद था, आप अंदर थी और आराम से वेफर्स खा रही थी, क्योंकि सारे पैकेट्स खाली थे। दरवाजा बाहर से 5 घंटे बंद था, मुझे भूख लग रही थी तो मैंने खा ली, लेकिन मेरे वेफर्स खाने से मेरे पति के मर्डर का क्या लेना देना है? नहीं, आपके वेफर्स खाने से हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप 5 क्या 10 पैकेट्स खाइए, लेकिन सुबह 8 बजे उठकर किराने की दुकान से 5 पैकेट्स वेफर्स लेना, वो भी उधार में, ये बात समझ में नहीं आई। ये देखिए, और हमारे पास वो किराना वाले की नोटबुक भी है जिसमें आपके 5 पैकेट्स का हिसाब भी लिखा है। 24 जून मंगलवार। और मुझे पक्का याद है, उस दिन मंगलवार था, दोपहर को करीब 4 बजे मैं मंदिर से लौट रहा था, और जैसे ही मैं अमोल के घर के सामने से आया ना, तो उस खिड़की की तरफ से मुझे स्वाति और निधि की आवाज़ सुनाई दी। सर, मंगलवार को मैं कैसे भूल सकता हूँ, गणपति का वार है और उस दिन मेरा माझा उपवास पण असतो। आप काफ़ी धार्मिक आदमी लगते हैं, नियम कायदे पालने वाले, फिर भी मंगलवार को भी मछली खाना नहीं भूलते। मैं मच्छी खरीद ही रहा था कि उतने में उनके पड़ोसी जोशी का फोन आया। अब अपने इस धर्म कर्म की कहानी खुद सुनाओगे या हम मदद करें? तुम्ही माझा जीवन बर्बाद केलं, इस आदमी से शादी कराकर। ना खुद कुछ कमाता है, ना अपने बाप से कुछ लेता है। मैं और मेरी बेटी भिखारियों की तरह जी रहे हैं। मैं इस नर्क में और नहीं जी सकती। ठीक है बेटी, देख, मैं मानता हूं कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है, लेकिन तू शांत तो हो जा। देख, बड़ा घर देख के ही मैंने तेरी शादी करा दी थी, क्या पता ऐसे होगा। लेकिन अब तू क्या चाहती है? देख, तू जो भी फैसला लेगी ना, उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हाँ, तू अगर तलाक लेना चाहती है तो ले ले। तुम वकील के पास गई थी, लेकिन तुमने तलाक नहीं लिया, क्योंकि उसके बाद तुम्हें अपने बाप के पास वापस जाना पड़ता और हालात बद से बदतर बन जाते। फिर तुमने सोचा अमोल को अगर ठिकाने लगा दिया तो पूरी जिंदगी अपने ससुराल आराम से रह पाओगी, है ना? हाँ, क्योंकि मैं अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी अच्छी चाहती थी। भूख प्यास से रोते तरसते हुए नहीं जी सकती थी। जैन भाव के परिवार की तरह हम भी रह सकते थे उस घर में, लेकिन उसमें बस एक ही अड़चन थी, अमोल। और उसके बाद तुमने अपने इस लालच में अपने बाप को घसीट लिया।
तो क्या करती? बस वही थे जो मेरा दर्द समझ सकते थे। ये बता, ये क्या है? हम इसका तरीका अपनाएंगे, किसी को भी हम पर शक नहीं होगा। सबको यही लगेगा कि ये मर्डर वायरमैन ने किया है। आप उस टाइम पर आ जाना। आइए। गुनाह करके सजा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। निधि ने अपने बाप को पहले ही खोया था, अब वो अपने माँ के साथ के लिए भी तरसेगी। तुमने अपने और अपनी बेटी की जिंदगी बेहतर नहीं बदतर बनाई है। पता नहीं ये गुनाह करने वाले कब समझेंगे कि जो रास्ता उन्होंने चुना है वो आसान नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है। जन्म जन्म का साथ, 7 फेरों की पवित्रता, जीने मरने की कस्में। अमोल दास्ताने के केस में ये सब झूठा साबित हुआ। स्वाति अगर अमोल के साथ खुश नहीं थी तो वो उसे छोड़कर भी खुश रह सकती थी, लेकिन स्वाति ने खुश होने का एक ऐसा तरीका ढूंढा जिससे कोई खुश रहने लायक बचा ही नहीं। स्वाति ने अपने ही पति का कत्ल करवा दिया और गुनहगार बन गई। जिस बेटी का भविष्य वो संजोना चाहती थी उसका वर्तमान भी सोना हो गया। क्या वाकई स्वाति के पास अमोल की हत्या के अलावा और कोई विकल्प नहीं था? दरअसल उसने सबसे खतरनाक उपाय को सबसे आसान समझकर अपना लिया था। अपने आप को और निधि को एक बेहतर जिंदगी का वारिस बनाने की धुन में स्वाति ने निधि को लावारिस बना दिया था। स्वाति को अमोल के कत्ल की साजिश के जुर्म में और दीनानाथ पवार को अमोल के कत्ल के जुर्म में सजा हुई है। बेहतर जिंदगी पाना सबका अधिकार है, लेकिन उसे पाने के लिए बेहतर उपाय भी हो सकते हैं। स्वाति ने गलत राह ली और जिसकी सबसे बड़ी सजा निधि को भुगतनी पड़ेगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।